गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आज़म खान और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। 12th क्लास के अंदर फ़िज़िक्स में 17 चैप्टर हैं। 17 चैप्टर्स को 10 यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहली यूनिट के अंदर 1 से लेकर 4 लेसन है और जो इनके अंक हैं वो हैं 7। इसी तरीके से 5वां और 6ठा लेसन सेकेंड यूनिट है और इसके अंक हैं 5। 7वां लेसन थर्ड यूनिट है, इसके अंक हैं 5। 8वां लेसन फोर्थ यूनिट है, इसके भी अंक हैं 3। 9वां और 10वां फिफ्थ यूनिट है और इसके अंक हैं 7। 11वां और 12वां लेसन 6 यूनिट है, इसके अंक हैं 9। 13वां चैप्टर जो है 7th यूनिट है और इसके अंक हैं 4। 14वां और 15वां 8वीं यूनिट है, इसके अंक हैं 6। 16वां चैप्टर जो है 9th यूनिट है, इसके अंक हैं 6। और 17वां चैप्टर 10वीं यूनिट है, इसके अंक हैं 4 और टोटल मिलाकर होते हैं 56 और 56 नंबर का पेपर होता है। इसके अंदर जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी के अंदर जैसे नाम से ही पता लग रहा है स्थिर, इसके अंदर जो आवेश हैं वो पूरी तरीके से स्थिर रहेंगे, यानी कि पहले लेसन से 4th चैप्टर तक आवेश को अपन बिल्कुल स्थिर रखेंगे, आवेश बिल्कुल भी गति नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना घर्षण विद्युत। किसी वस्तु को अपन आवेशित कई विधियों के द्वारा कर सकते हैं। अपन 12th क्लास में 3 विधियां पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने की, जिसके अंदर पहली विधि है घर्षण विद्युत। सामान्य जीवन के अंदर अपन देखते हैं, बचपन में अपन ने स्केल को सिर पर रगड़ा, सिर पर रगड़ने के बाद जब अपन उसको छोटे छोटे कागज़ों के पास या छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर जाते थे तो वह उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी तरीके से सूखे बालों में कंघी करने पर जब कंघे को अपन छोटे छोटे कागज़ों के पास या छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर जाते हैं तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित करने लगता है। इसी तरीके से गुब्बारे को अगर अपन किसी वस्तु से रगड़ दें और रगड़ने के बाद उसको दीवार पर चिपकाएं तो वो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है, अर्थात वस्तु कुछ नए गुण अपना लेता है। वस्तु पहले तो जो गुब्बारा था वो उसको नहीं आकर्षित नहीं कर रहा था, दीवार से नहीं चिपक रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने उसको घर्षण दिया है, उसको रगड़ा किसी वस्तु से, वो क्या करने लग गया, दीवार से जाकर चिपक गया। अर्थात वस्तु के अंदर जो नया जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इस प्रभाव को घर्षण विद्युत कहते हैं। और वस्तु ने कुछ नए गुण ग्रहण कर लिए जिसके कारण वह वस्तु दीवार से चिपक रही है। इसी तरीके से जो स्केल है या कंघा है वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, यानी कि उसने भी नए गुण अपना लिए। उस गुण को बोलते हैं कि उसने आवेश ग्रहण कर लिया और वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई, आवेशित या वस्तु विद्युतमय हो गई। ठीक है, वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। इस प्रभाव को घर्षण विद्युत कहते हैं। और वस्तु ने जो लाक्षणिक गुण अपना लिए जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसको अपन बोलते हैं आवेश। और वस्तु कैसी हो गई, आवेशित हो गई, यानी कि वस्तु पर आवेश आ गए और वस्तु आवेशित हो गई या विद्युतमय हो गई। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रभाव हो रहा है घर्षण के कारण हो रहा है, वस्तु को अपन ने रगड़ा है, इसलिए इसको घर्षण विद्युत कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है टॉपिक आवेशों के प्रकार एवं प्रकृति जानने के लिए एक अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अंदर अपन ने कांच की छड़ ली, 2 कांच की छड़ें ली और दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा। दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा। एक कांच की छड़ को धागे की सहायता से वायु के अंदर लटका दिया। ठीक है, और दूसरी कांच की छड़ जिसे भी अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है
जैसे ही इसके समीप लेकर आते हैं तो देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और दोनों ही कांच की छड़ को अपन ने किससे रगड़ रखा है, रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है। जैसे ही इसको कांच की छड़ को इसके समीप लेकर आए, ये कांच की छड़ पीछे की ओर भागने लग गई, यानी कि प्रतिकर्षित होने लग गई। ठीक है, इसको जैसे ही इसके समीप लेकर आए, ये पीछे की ओर मुड़ गई, यानी कि ये इससे क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। इसी तरीके से एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है। जैसे ही दो एबोनाइट की छड़ ली, पहली वाली छड़ को तो अपन ने धागे की सहायता से बांध दिया और इसको लटका दिया। दूसरी एबोनाइट की छड़ को जिसे बिल्ली की खाल से रगड़ रखा है, इसके समीप लेकर आते हैं तो अपन ने देखा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाती हैं, यानी कि जैसे ही इसके समीप लेकर आए, ये इससे दूर भागने लग जाती है। अगली स्टेप के अंदर अपन ने एक कांच की छड़ ली और एक एबोनाइट की छड़ ली। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। जैसे ही जब इनको समीप लेकर आते हैं तो अपन ने देखा कि दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, ये इसकी ओर गति करने लग जाती है। ठीक है, जैसे ही एबोनाइट की छड़ को, जिसको अपन ने बिल्ली की खाल से रगड़ रखा है, कांच की छड़ जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है, पास पास लेकर आए तो इनके अंदर आकर्षण बल उत्पन्न हो गया, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लग गई। जबकि एबोनाइट की छड़ें दोनों जब सेम छड़ें थी, एबोनाइट की छड़ दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसी तरीके से कांच की छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि जो आवेश कांच पर हैं, इस कांच की छड़ पे होंगे, वही आवेश इस वाली कांच की छड़ के ऊपर होंगे, क्योंकि दोनों कांच की छड़ों को अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सेम प्रोसेस एबोनाइट की छड़ पे, एबोनाइट की छड़ को भी अपन ने बिल्ली की खाल से रगड़ रखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। इससे ये पता लग रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि जैसे कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को पास पास लेकर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात विपरीत आवेश, इन दोनों पर आवेश का मान अलग अलग है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश की प्रकृति ये हो गई कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से माना कि जो कांच की छड़ है, इसके ऊपर जो आवेश हैं वो धनात्मक हैं, इनको धनावेश नाम दिया, जबकि उसने एबोनाइट की छड़ पर उपस्थित आवेशों को ऋणावेश माना। ठीक है, तो आवेश के प्रकार एवं प्रकृति में आवेश कितने प्रकार के हो गए, आवेश दो प्रकार के हो गए, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। और आवेश की प्रकृति क्या हो गई, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद किसी वस्तु को आवेशित करने की द्वितीय विधि पढ़ेंगे अपन। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने किसी वस्तु को आवेशित करने की घर्षण विधि पढ़ी थी। इसके बाद जो अगली विधि आती है यह है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि अपन को किसी वस्तु को क्या करना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा। स्पर्श करने के बाद उस वस्तु को अपन आवेशित करेंगे। यहाँ पर डायग्राम बना रखा है मैंने। यहाँ पर एक चालक गोला है ए, ये गोला है चालक, ठीक है, और इसको अपन ने आवेश दे रखे हैं प्लस, ठीक है। ये कुचालक स्टैंड पर है, ये जो है ये कुचालक स्टैंड है। इसी तरीके से ये चालक गोला है बी, दोनों गोले चालक हैं। इसके ऊपर अपन ने कुछ भी आवेश नहीं दे रखा और ये भी कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अपन ने क्या करा, ये है आवेशित और ये है उदासीन। इस उदासीन जो गोला है बी, इसको अपन को आवेशित करना है। अगली स्टेप में दोनों चालक गोलों को अपन ने
स्पर्श कराया। स्पर्श कराने पर जो चालक गोले ए के आवेश थे, धन आवेश, ये ट्रांसफ़र हो गए चालक गोले बी पर और इसके ऊपर भी आवेश आ गए जब दोनों को अपन ने क्या करा है, स्पर्श करा है। स्पर्श करने पर दोनों ये जो आवेश है दोनों चालक गोलों पर फैल गए। अगली स्टेप में जब चालक गोले ए और बी को दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने पर चालक गोले ए पर भी आवेश हो गए और चालक गोले बी पर भी आवेश शेष रह गए और पहले आवेश नहीं थे चालक गोले बी पर, अब चालक गोले बी के ऊपर आवेश उत्पन्न हो गए और किस विधि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, स्पर्श कराने के बाद उत्पन्न हुए हैं। तो इसे अपन बोलते हैं चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु पर स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न किया जाता है, यह विधि चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन विधि कहलाती है। इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने की ये तीसरी पद्धति है, तीसरी विधि है। प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर एक चालक गोला लिया, चालक गोला है कैपिटल ए और ये प्रारंभ के अंदर है, प्रारंभ में उदासीन है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। चालक है अर्थात इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवेश है, लेकिन जितने आवेश पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा चालक कैसा है, उदासीन। इसके ऊपर आवेश तो पहले से उपस्थित हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होने की वजह से दोनों आवेश एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और चालक हो जाता है उदासीन। इसके समीप एक धनावेशित वस्तु, जैसे ही अपन इस चालक गोला ए इसके समीप जैसे ही धनावेशित वस्तु लेकर आए, इस चालक में उपस्थित जो ऋणात्मक आवेश हैं वो इस धनात्मक आवेश से आकर्षित होंगे और इस साइड आ गए, चालक गोले की बाईं तरफ आ गए, जबकि जो इस चालक गोले में उपस्थित धनात्मक आवेश हैं वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होने लग गए। प्रतिकर्षित होने के कारण इससे दूर भाग के इस चालक गोले ए के वो दाईं ओर आ गए, जबकि ऋणावेश बाईं ओर आ गए। ठीक है, ये जो ऋणात्मक आवेश है वो इस धनात्मक आवेश से के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, जबकि ये जो प्लस आवेश है ये पूरी तरीके से फ्री हैं और ये प्रतिकर्षण बल से और दूर धक्का दे रहा है इसे। इस चालक गोले ए को अगली स्टेप के अंदर इस चालक गोले ए को भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित का मतलब है इससे एक वायर जोड़ा, वायर को भूमि के अंदर जोड़ने पर भूमि से जो जितने यहाँ पर धनात्मक आवेश थे उतने ही ऋणात्मक आवेश इस चालक गोले के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जितने धनात्मक आवेश थे उनके प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ये भू संपर्कित करने का मतलब होता है। भू संपर्कित करने की वजह से जितने धनात्मक आवेश से उतने ही मात्रा के अंदर ऋणात्मक आवेश भूमि से इस चालक गोले में आ जाते हैं और इन धनावेशों के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, बचे कौन, केवल ऋणात्मक आवेश। अगली स्टेप के अंदर अपन ने भू संपर्कित इस तार को हटा दिया, भू संपर्कित तार को हटा दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो ऋणात्मक आवेश हैं ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। बंधे होने के कारण ये कहीं पर भी स्थानांतरित नहीं हो सकते, ये इधर बाईं ओर ही रहते हैं। जैसे ही अगली स्टेप के अंदर अपन ने इस वस्तु को हटाया, जैसे ही इस वस्तु को हटाया, ये जो ऋणात्मक आवेश हैं पूरे चालक गोले ए के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाते हैं। अब यहाँ पर कोई धनात्मक आवेश तो है नहीं जो इसके प्रभाव को निरस्त करे, बचेगा केवल कौन, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, यहाँ पर केवल ऋणात्मक आवेश ही बचता है। अब देखिए चालक गोला ए प्रारंभ के अंदर कैसा था, उदासीन, अब कैसा हो गया, आवेशित हो गया, यानी कि अपन ने वस्तु को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। लेकिन अपन ने यहाँ पर जो आवेशित करा है बिना स्पर्श कराए किया है। यहाँ पर अपन ने इन वस्तुओं को, इन दोनों को आपस में स्पर्श नहीं कराया। दूसरी बात, यहाँ पर अपन ने जो वस्तु ली थी वो धनात्मक प्रकृति की ली थी, जबकि जो वस्तु चालक गोला ए है इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न हुए हैं वो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुए हैं।
तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराए, स्पर्श नहीं कर रहे, बिना स्पर्श कराए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। यहाँ पर जो अपन ने आवेश उत्पन्न करा है वो कैसी प्रकृति का है? विपरीत प्रकृति का है। यहाँ पर अपन ने धनात्मक लिया था, वहाँ पर कैसा उत्पन्न हुआ है? ऋणात्मक। अगर अपन यहाँ पर ऋणात्मक लेते तो वहाँ पर कैसे उत्पन्न होता? धनात्मक। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श कराए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, तो ये जो प्रक्रिया है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है आवेश का मात्रक, कि आवेश का क्या मात्रक होता है। आवेश का मात्रक, ठीक है। एसआई पद्धति के अंदर आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर गुणा सेकेंड, और इसको अपन कूलाम भी बोलते हैं। तो एसआई पद्धति के अंदर, एसआई पद्धति के अंदर आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर गुणा सेकेंड या कूलाम। ठीक है। कूलाम को कैपिटल सी से दर्शाते हैं, ये इसका चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। तो आवेश का एसआई पद्धति के एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो एम्पियर गुणा सेकेंड, या इसका दूसरा नाम होता है कूलाम। इसको कूलाम से भी दर्शाते हैं, और कूलाम से दर्शाते हैं। और कूलाम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है कैपिटल सी। ठीक है। और जो सीजीएस पद्धति के अंदर, सीजीएस पद्धति के अंदर आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। ठीक है। सीजीएस पद्धति के अंदर आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और एक कूलाम आवेश के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक है। दोनों मात्रकों के अंदर संबंध कितना होता है? एक कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश के कई सारे मात्रक हैं, जैसे अपन ने एसआई पद्धति के अंदर पढ़ा कि एम्पियर गुणा सेकेंड, या इसको कूलाम भी बोलते हैं। कूलाम को दर्शाते हैं अपन सी से। सीजीएस पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। और कूलाम और स्टेट कूलाम के अंदर रिलेशन क्या होता है? एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। जो कूलाम मात्रक है, जो कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसको छोटे रूप के अंदर लिखने में अपन माइक्रो नैनो का यूज़ करते हैं। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है। कूलाम एक बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रकों के अंदर लिखने में अपन माइक्रो का यूज़ करते हैं। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम। इसी तरीके से नैनो का भी यूज़ करते हैं। एक नैनो कूलाम बराबर 10 की पावर -9 कूलाम। ये आवेश का मात्रक हुए।
मॉर्निंग, माय नेम इज़ आज़म खान और आज का जो टॉपिक है वो है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब होता है आवेशों को जोड़ना। योज्य का मतलब उनको अपन किस तरीके से जोड़ सकते हैं। आवेश अपन जानते हैं, आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि होती है। जब कोई अदिश राशि होती है तो उसका अपन सिंपली आसानी तरीके से बीजगणितीय योग कर सकते हैं। जैसे कोई एक निकाय है, इस निकाय पर कुछ आवेश दे रखे हैं, यहाँ पर -3 कूलम आवेश, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर +4 कूलम आवेश, यहाँ पर -5 कूलम आवेश, यहाँ पर +2 कूलम आवेश। और अपन से कहें कि इस निकाय पर कुल आवेश का मान ज्ञात करिए। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी अपन को आवेश दे रखे हैं इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होती है। तो इसका बीजगणितीय योग कैसे करेंगे? -3 कूलम, -5 कूलम, +4 कूलम और +2 कूलम। सारे आवेश लिए और सभी आवेशों का अपन ने बीजगणितीय योग कर दिया। तो -3 और -5 हो गए -8, -8 कूलम और +4 कूलम -4 कूलम, -4 कूलम +2 कूलम -2 कूलम। तो रिजल्ट कितना आया, इसको अपन ने बीजगणितीय योग करा तो -2 कूलम आंसर आया। तो आवेश एक अदिश राशि होती है और इन आवेशों को अपन सिंपली आसानी तरीके से बीजगणितीय योग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आवेश का दूसरा गुणधर्म होता है आवेशों का सेकंड पॉइंट, आवेशों का गुणधर्म वो होता है आवेशों का आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? संरक्षण का मतलब होता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या हो गया? आवेश को ना तो अपन किसी प्रक्रिया द्वारा या किसी विधि द्वारा अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश का केवल स्थानांतरण हो सकता है। कैसे? अपन ने पहले एग्जाम्पल देखा था कि अपन ने कांच की छड़ ली थी, कांच की छड़, और कांच की छड़ को अपन ने रगड़ा था रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो इसकी प्रोसेस के अंदर अपन ने देखा था कि कांच के ऊपर तो धनात्मक आवेश आ गए थे और रेशम के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गए थे। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या था, जैसे ही अपन ने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा, पहले कांच उदासीन था और रेशम भी उदासीन था। जैसे ही इनको घर्षण करा, अपन ने इनको रगड़ा, तो रेशम के कपड़े और कांच को रगड़ने पर कांच से जो ऋणात्मक आवेश थे वो कहां पर चले गए थे? रेशम के कपड़े पर चले गए थे। और उतनी ही मात्रा के अंदर कांच के ऊपर तो उत्पन्न हो गए थे धनात्मक आवेश और रेशम पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गए थे, ठीक है। जब इनको रगड़ा तो माइनस आवेश रेशम के कपड़े पर चले गए थे। जितने आवेश रेशम के कपड़े पर चले गए थे ऋणात्मक आवेश, उतनी ही मात्रा के अंदर कांच के ऊपर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया था अपन ने एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, और एबोनाइट की छड़ को अपन ने रगड़ा था बिल्ली की खाल से। इस प्रयोग के अंदर क्या हुआ था कि जो एबोनाइट की छड़ है इसके ऊपर क्या उत्पन्न हुए थे? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गए थे। तो इस प्रक्रिया में हुआ क्या था, जैसे ही एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, प्रारंभ के अंदर ये भी दोनों केस थे उदासीन, जैसे ही एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो बिल्ली की खाल से ऋणात्मक आवेश एबोनाइट की छड़ पर आ गए थे, ऋणात्मक आवेश आ गए थे। और जितनी संख्या में ऋणात्मक आवेश एबोनाइट की छड़ पर आए थे उतनी ही संख्या के अंदर बिल्ली की खाल पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गए थे, ठीक है। तो ना तो अपन ने आवेश को उत्पन्न करा
और ना ही अपन ने आवेश को नष्ट करा। आवेश केवल क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेशों का गुणधर्म का सेकंड पॉइंट हो गया। और इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है, आवेशों का क्वांटीकरण, ये तीसरा टॉपिक है। आवेश का क्वांटीकरण, ये तीसरा गुणधर्म है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण में क्या है कि अगर किसी भौतिक राशि का अपन आदान प्रदान कर रहे हैं, कि किसी वस्तु को दे रहे हैं या ले रहे हैं, और उस वस्तु का जो आदान प्रदान सतत ना होकर, कंटिन्यूअस ना होकर, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हो, विविक्त हो, आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त हो, यानी कि बटा हुआ हो, सतत न हो। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान अपन कर रहे हैं, वो सतत न होकर कैसा हो, विविक्त हो, बटा हुआ हो। तो ये जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहलाती है क्वांटित। ये प्रक्रिया क्वांटित प्रक्रिया कहलाती है। और क्वांटित प्रक्रिया के द्वारा जिस भौतिक राशि का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिस न्यूनतम भौतिक राशि का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि इससे ज्यादा छोटा हिस्सा अपन उसको आदान प्रदान नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा हिस्सा जिसका क्वांटित प्रक्रिया के द्वारा आदान प्रदान अपन कर रहे हैं, वो कहलाता है क्वांटम। क्वांटित प्रक्रिया के द्वारा जिस भौतिक राशि का, जिस न्यूनतम भौतिक राशि का आदान प्रदान किया जाता है, वो भौतिक राशि कहलाती है क्वांटम। और आवेशों के क्वांटम के अंदर क्या होता है, जैसे अपन ने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले गए, तो किसी वस्तु पर जो आवेश जाता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर जाता है। किसी वस्तु पर जो आवेश जाता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में जाता है। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश जाने का फॉर्मूला है, किसी वस्तु पर आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। यहाँ पर E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान को बताता है और आवेशों का क्वांटम भी कहलाता है। तो आवेशों का क्वांटम यानी आवेश का सबसे छोटा मान जिसका आदान प्रदान किया जा सकता है, वो कहलाता है E, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये आवेशों का क्वांटम भी कहलाता है। सबसे छोटा मान है जिसका अपन आदान प्रदान करते हैं। तो किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो किसी वस्तु पर आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला है Q बराबर, यानी किसी वस्तु पर आवेश बराबर स्मॉल n स्मॉल e। का मतलब हो गया आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जिसका मान मैंने लिख रहा है। यहाँ पर n जो है, n है कि कितने आवेश हैं, यानी आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या यानी कि n बराबर, यहाँ पर n बराबर 1 2 3 अप टू कितनी हो सकती है। किसी वस्तु पर एक आवेश हो सकते हैं, 2 आवेश हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो किसी वस्तु पर आवेशों की संख्या को अपन दर्शाएंगे n से। तो किसी वस्तु पर आवेश का फॉर्मूला कितना हो गया, Q बराबर NE। n का मान तो हो गया 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, जितना आवेश उसके ऊपर, जितनी संख्या में अपन आवेश दे रखे हैं वो उस तरीके से ज्ञात करेंगे। और E का मतलब हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो आवेशों का क्वांटीकरण हो गया। आवेश का क्वांटम कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर, और इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम।